चाहिए। हम सब लोगों को लक्ष्य थोड़ा बढ़ा के 1500 लेना चाहिए, सब तय हुआ था। लेकिन जब मैं देखता हूं कि इस अधिवेशन में 1100 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं और आज इस समापन अवसर पर भी लगभग सभी लोग उपस्थित हैं, तो ध्यान में आता है क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हम लोगों ने मेंटेन करने में सफलता पाई है। अधिवेशन के सत्रों के बारे में चर्चा करें तो चाहे अपना उद्घाटन सत्र रहा हो, उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी आदि आदि विषयों पर एक प्रेरक, एक सुंदर भाषण, एक ज्ञानप्रद भाषण हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। यही नहीं, वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति और भविष्य की दिशा, इसमें अपनी अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव जी का भाषण हो रहा था, तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि विद्यार्थी परिषद का यह अधिवेशन भी वर्तमान में सामाजिक परिप्रेक्ष्य की जब विषय रख रही थी और भविष्य की दिशा पर चर्चा कर रही थी, मुझे ध्यान में आ रहा था कि ये अधिवेशन निश्चित रूप से भविष्य की दिशा तय कर रहा है। जब उन्होंने मंच से बोला इस अधिवेशन में 45% से ज्यादा बहनें छात्राएं सहभाग कर रही हैं, तो मैं सोच रहा था कि निश्चित रूप से अपने देश की, अपने प्रदेश की दिशा क्या होने वाली है। अब किस प्रकार से अपनी बहनें छात्राएं घर के बाहर निकलकर अपने देश और अपने समाज के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं। अब वो भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर बराबर की भूमिका में आ रही हैं। यही नहीं, मुझे ये बताने में आप सबको हर्ष हो रहा है कि 4 जिले तो ऐसे रहे हैं जहां छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही है इस अधिवेशन में। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव का विषय हो सकता है। यही नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो पहचान है, पिछले 70-71 वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने अपनी जो जीवन यात्रा पूरी की है और उस जीवन यात्रा में विद्यार्थी परिषद ने अपने देश और अपने समाज के लिए जितने भी ऐतिहासिक काम किए हैं, उसके पीछे जो शक्ति काम करती है, उसके पीछे जो ताकत काम करती है अपनी कार्य पद्धति, ऐसे हमारी कार्य पद्धति की प्रासंगिकता, इस विषय पर माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 घंटे का भाषण हुआ। बाद में ध्यान में आया, जब हम लोग गटों में चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे पॉइंट उठाए। एक प्रकार से अपना अधिवेशन कार्यकर्ताओं की प्रेरणा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं, इस प्रकार के अधिवेशन जब होते हैं, इस अधिवेशन में आने वाला कार्यकर्ता यहां से संगठन की नीति, कार्य पद्धति सब कुछ सीखकर अपने कार्य क्षेत्र में जाता है और अधिवेशन में आने से पहले उसका जो कमिटमेंट होता है संगठन के प्रति, उसकी जो समझदारी होती है संगठन के प्रति, उसका जो व्यवहार समर्पण होता है, 4 दिन के इस वातावरण में रहने के कारण अलग अलग सत्रों में जो ज्ञानप्रद जानकारियां अलग अलग अधिकारियों द्वारा हमको प्राप्त होती हैं, यहाँ से लौटने के बाद हम कार्यकर्ता बनने की दिशा में 4 कदम आगे बढ़कर यहाँ से वापस जाते हैं, बहुत कुछ वापस लेके
जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यही आज जिस प्रकार से देश में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे देश की सीमा हो, चाहे प्रदेश की आंतरिक स्थिति हो, ऐसे तमाम विषयों पर सही और सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से कल शाम का सत्र एनआरसी, नागरिक संशोधन बिल, एनपीआर ऐसे विषय पर और विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, चाइना, इन सीमाओं की और इस देशों से भारत के क्या संबंध है, क्या सावधानियां हैं, क्या खतरे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है देश की तरफ से, ऐसे तमाम विषयों पर ज्ञानप्रद भाषण भी माननीय सीए जी का हुआ है। और उस सत्र का लाभ भी हम लोगों ने लिया है। जैसा कि अपने व्यवस्था प्रमुख जी कह रहे थे, कुछ प्रशासनिक बाध्यताओं के कारण, परिस्थितियों के कारण हम लोग इस अधिवेशन में अपना खुला अधिवेशन शहर में नहीं कर पाए। हम लोग शहर के अंदर अपनी शोभा यात्रा तो नहीं निकाल पाए, लेकिन हम लोग जिस कैंपस में, जिस सभागार में अपना यह 67वां अधिवेशन संपन्न कर रहे हैं, उस अधिवेशन से कैंपस में हम लोगों ने अपनी एक शोभा यात्रा भी निकाली है। मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है, इस कैंपस में भी जब हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी और कार्यकर्ता शोभा यात्रा के लिए लाइन में खड़े हो रहे थे, तो कहीं से लग नहीं रहा था कि 3 दिन 4 दिन से अपने घरों से बाहर है। उनके चेहरे पर जो तेज था, जो उत्साह था, जो उमंग था, अपने अपने जिले का बैनर लेकर जिस उत्साह के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो निश्चित रूप से किसी को भी प्रसन्न करने वाले विषय थे। यही नहीं मित्रों, शोभा यात्रा के खुले अधिवेशन में अलग अलग जिले के छात्र नेताओं ने अलग अलग विषयों पर जो भाषण दिया है, वो भाषण भी बहुत ऐतिहासिक और सुंदर हुआ है। विकट ठंडी थी शाम के समय, लेकिन अंतिम वक्ता को सुनने तक और उसके बाद भी उस अधिवेशन, उस खुले अधिवेशन स्थल से आप लोगों को लाने के लिए व्यवस्था के लगे हुए कार्यकर्ताओं को प्रयास करना पड़ा। आप लोग इतने उत्साह के साथ वहां भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे। तो इस अधिवेशन में हम लोगों ने प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था, प्रदेश की वर्तमान स्थिति, विकास के पथ पर बढ़ता बुंदेलखंड, ऐसे 3 विषयों पर प्रस्ताव भी आया था। अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, उस प्रस्ताव में आप लोगों ने गहन विचार विमर्श करके प्रस्ताव पास किया है। और जब प्रस्ताव की पेटिकाओं में हम लोग देख रहे थे तो ध्यान में आ रहा था कि 100 से ज्यादा अलग अलग पेटिकाओं में 100 से ज्यादा संशोधन कार्यकर्ताओं ने उसमें दिए थे। आपके संशोधनों को देखकर, आपके सुझावों को देखकर लग रहा था आप लोगों ने प्रस्ताव को कितनी गंभीरता से पढ़ा है, उस प्रस्ताव के महत्व को समझा है और उस प्रस्ताव के महत्व को समझते हुए अपने अनुसार आप लोगों ने उसमें प्रस्ताव दिए। इसी अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से मांग रही है, विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट मत रहा है और 2 बार विद्यार्थी परिषद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें विद्यार्थी परिषद का मानना था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। धारा 370-35 से
की एक अभिनंदन प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में आया था। तो एक प्रकार से जब हम समग्र विचार कर रहे हैं तो हम सब के ध्यान में आ रहा है इस अधिवेशन से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। निश्चित रूप से 4 दिन के इस अधिवेशन के बाद जब हम अपने अपने जिलों में जाने वाले हैं, अपनी अपनी इकाइयों में जाने वाले हैं और हम उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो इस अधिवेशन में आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए, अधिवेशन में रहना चाह रहे थे, उनको अवसर नहीं मिल पाया। ऐसे कार्यकर्ताओं से आप मिलेंगे और पूछेंगे कि आप झांसी गए थे, विद्यार्थी परिषद के 59वें अधिवेशन में गए थे, उस अधिवेशन में क्या क्या हुआ, उस अधिवेशन से क्या क्या सीख के जान के आप आए हैं। तो आपको बताने के लिए बहुत कुछ होगा, आपको उनको समझाने के लिए, आपको उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ इस अधिवेशन से आपको मिल रहा है। जैसा कि अपने प्रांत मंत्री तरुण वाजपेयी जी ने अभी आगामी कार्यक्रमों की कुछ घोषणाएं की हैं, स्कूल बिल के बारे में चर्चा कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद तो जीवंत संगठन है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस देश, इस समाज का वो जागरूक नागरिक है जो केवल सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद तक ही नहीं करता है, बल्कि इस देश के विकास में उसकी रचनात्मक भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय पर भी बड़ी गहनता से विचार करता है और विचार करके उस पर आगे भी बढ़ता है। तो ऐसे स्कूल बिल अभियान के संदर्भ में भी हम लोगों को भी अपने प्रांत में अलग अलग इकाइयों में सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्राइमरी के स्कूल हैं, प्राथमिक शिक्षा के ऐसे विद्यालय हैं जिस पर ध्यान न दे पाने के कारण उसमें पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या हम इस देश के एक जागरूक और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने अपने क्षेत्र में ऐसे स्कूल बेल अभियान का कार्यक्रम ले सकते हैं। हमारे प्रयास से ऐसे विद्यालयों का भी जीर्णोद्धार हो सकता है। ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों का भविष्य संवर सकता है। इस दृष्टि से भी हम लोगों को विचार कर कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसा कि मंच पर हम देख रहे हैं, अपने बाईं तरफ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है और हम लोग भी अपने अपने जिले में जब कार्यक्रम करते हैं तो वहां मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र लगाते हैं। यानी हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस देश के नौजवान को स्वामी विवेकानंद के विचार सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की पर्सनालिटी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अभी यहां से जाने के बाद जब अपने अपने जिलों में पहुंचेंगे तो ध्यान में आएगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम भी घोषित किया है और 12 जनवरी को युवा दिवस हम लोग मनाते हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम लोग आप लोगों की तरह काम करते थे, 12 के बाद 13 जनवरी को पेपरों में केवल विद्यार्थी की फोटो निकलती थी। यानी किसी भी जिले में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती नहीं मनाई जाती थी। केवल इस देश का एक छात्र संगठन था तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। लेकिन आज बड़ा हर्ष होता है जब हम 13 जनवरी के पेपर को उठाते हैं, विद्यार्थी परिषद के साथ साथ ऐसे किसी भी शहर में
सैकड़ों कार्यक्रम, सैकड़ों संस्थाएं स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को मनाती हैं, तो ध्यान में आता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो 70 साल के इतिहास में, 70 साल की अपनी यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष को आगे करके इस समाज में काम करना प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद जी के विचार को अपना विचार समझा, स्वामी विवेकानंद जी के विचार को देश का विचार समझा। उसी का परिणाम है आज समाज ने भी स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व को स्वीकार किया है और समाज में आज सैकड़ों हजारों की संख्या में 12 जनवरी के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। भाई हम ठीक है कि भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयास से आज समाज में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 जनवरी के कार्यक्रम पर विद्यार्थी परिषद की कोई बड़ी योजना न बने। अभी प्रांत मंत्री जी कह रहे थे कानपुर प्रांत में 1000 से ज्यादा कॉलेज कैंपस यूनिटें हमारी है। क्या इस अधिवेशन में हम लोग संकल्प ले सकते हैं, क्या हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हमारे जिले में, हमारे नगर में जितने भी कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद की यूनिट है, जहां जहां हम लोगों ने संगठित कैंपस यूनिट के अंतर्गत अपनी अपनी इकाइयां बनाई हैं, उसमें 100% यानी अगर 1076 कॉलेज यूनिट है, 1076 कम से कम 1076 कॉलेज यूनिटों तक विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी का कार्यक्रम जरूर करेगी। तो यही नहीं, अभी प्रदर्शनी में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे होने का स्तर भी बना है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाया है। वहां जाने के बाद एक भाव बनता है, हमको उन शहीदों की याद आती है कि आज के 100 वर्ष पहले इस देश के प्रति भक्ति रखने के कारण, इस देश के प्रति सम्मान रखने के कारण इनको गोलियों से उड़ा दिया गया था। ऐसे निहत्थे लोगों की आत्मा की शांति के लिए, ऐसे अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हम लोगों ने अपने प्रदर्शनी में एक शहीद स्मारक भी बनाया है। ये शहीद, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का 100 वर्ष चल रहा है। देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन भी काम करता है। क्या विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के कार्यकर्ताओं का दायित्व नहीं बनना चाहिए? क्या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की योजना में शामिल नहीं होना चाहिए कि प्रांत भर में ऐसा कोई कॉलेज स्कूल नहीं बचेगा जहां हम जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए अपने ऐसे पूर्वजों के याद में कोई न कोई उनको स्मरण नहीं करेंगे, उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे, उनकी इस अधिवेशन से हमको ये एक संकल्प लेना पड़ेगा अपने शहीदों को, अपने शहीदों के सम्मान में। हम अपने प्रांत में अभी एक कार्यक्रम इसमें भी हम लोगों ने बनाया था कि सभी जिलों में एक शोभा यात्रा अपनी जलियांवाला बाग की मिट्टी जो हमारे हमको मिली है, उस कलश को लेकर हम पूरे प्रांत भर के प्रत्येक जिले में ऐसे हजारों कॉलेज कैंपसों में जाने की योजना भी हम लोग बना रहे हैं। उसकी योजना भी हर जिले वाइज ठीक से बनाने की आवश्यकता है। यही अपने देश में ऐसे तमाम देशभक्त, राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक, क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। उसी में गुरु नानक देव को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इस देश को परतंत्र कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वयं को और स्वयं के परिवार को जिस प्रकार से समर्पित किया था, आज की युवा पीढ़ी को गुरु नानक देव की भी याद करने की आवश्यकता है। गुरु नानक देव के जन्म के 550 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ऐसे 550वां प्रकाश उत्सव पर्व भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के सभी जिलों में इस कार्यक्रम के संदर्भ में भी ठीक से योजना
हम सबको मिलकर बनानी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भी हम लोग मना रहे हैं और अपने इस अधिवेशन में महात्मा की प्रतिमा भी हम लोगों ने लगाई है, एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। हम लोगों ने अधिवेशन में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने अपने जिलों में, अपने अपने कैंपसों में भी हम लोग ये काम करने वाले हैं। मित्रों, 2 साल पहले विद्यार्थी परिषद का एक अभियान आया था, सेल्फी विद कैंपस। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जो सेल्फी विद कैंपस योजना में लगे थे। जब इस योजना की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि क्या है, फोटो खींचने से क्या होगा, सेल्फी लेने से क्या होगा। लेकिन एक साल बाद ही जब अपने राष्ट्रीय महामंत्री ने घोषित किया, इस बार सेल्फी विद कैंपस नहीं, सेल्फी विद कैंपस यूनिट, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में एक अभियान दिया। इस बार केवल कॉलेज के साथ सेल्फी नहीं खींचेंगे, उस कॉलेज में जाकर विद्यार्थी परिषद की यूनिट बनाएंगे, विद्यार्थी परिषद का संगठन खड़ा करेंगे, वहां भी हम अध्यक्ष मंत्री बनाएंगे, वहां भी हम ऐसे 40, 50, 100, 150, 200 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देंगे। तब ध्यान में आया कि विद्यार्थी परिषद ने 1 साल पहले सेल्फी विद कैंपस लेने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। लेकिन इस बार भी ध्यान में आ रहा है, एक अभियान के तहत हम लोगों ने एक जिले में ऐसे 100 से ज्यादा कॉलेजों में अपनी इकाइयां बनाई हैं। लेकिन उन इकाइयों के बाद विद्यार्थी परिषद की जो गतिविधियां हैं, विद्यार्थी परिषद के जो काम है, उस स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, उस प्रकार से नहीं हो पा रहे जैसी संगठन की अपेक्षा होती है। शायद उसी अपेक्षा को पूरी करने के लिए अभी इस बार एक और शब्द आया है, मीनिंगफुल कैंपस यूनिट। ये मीनिंगफुल कैंपस यूनिट क्या है? ये मीनिंगफुल कैंपस यूनिट से संगठन का क्या लाभ होना है, इस देश का, इस समाज का क्या लाभ होने वाला है, तो ध्यान में आता है। ये अलग विद्यार्थी परिषद की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, विद्यार्थी परिषद के जो अलग अलग आयाम हैं, विद्यार्थी परिषद के जो अलग अलग प्रकार के काम हैं, उस काम को अगर हम अपनी सेल्फी विद कैंपस यूनिट के अंतर्गत गठित की गई इकाइयों में लेकर जाते हैं, इन सभी कैंपसों में विद्यार्थी परिषद का काम प्रारंभ होता है, उनकी बैठकें शुरू होती हैं, उनमें महापुरुषों की संगोष्ठियां मनाना हम प्रारंभ करते हैं, उस यूनिटों के द्वारा कॉलेज की समस्याओं का सर्वेक्षण करते हैं, उस कैंपस में हम छात्र समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं। तो हमारे कैंपस की वो यूनिट सार्थक होगी, हमारे कैंपस की यूनिट यशस्वी होगी और उस यूनिट में काम करने वाला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं होगा, उस यूनिट में काम करने वाला कार्यकर्ता विशिष्ट कार्यकर्ता होगा, उस यूनिट में काम करने वाला कोई छात्र इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएगा। हमको लगता है कि मीनिंगफुल कैंपस यूनिट का जो अभियान विद्यार्थी परिषद ने लिया है, इस शब्द की जो चर्चा हो रही है, इसके संदर्भ में भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए, योजना बननी चाहिए। मुझे इस मंच से आप सब लोगों को बताने में हर्ष भी हो रहा है कि बहुत सारे जिलों ने, बहुत सारी इकाइयों ने अपने अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किए हैं, लेकिन उस प्रयास को और गति देने की आवश्यकता है, उस प्रयास को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ध्यान में आता है कि पहले तो किसी भी कॉलेज कैंपस में 10-5 कार्यकर्ता मिलकर भी संगठन का काम कर लेते थे। किसी कैंपस में हमारे 10 कार्यकर्ता रहते थे तो उस कैंपस में लगता था विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। लेकिन आज जिस प्रकार का विद्यार्थी परिषद का काम बढ़ा है, जिस प्रकार से अलग अलग डायमेंशन में संगठन काम करना प्रारंभ किया है, जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने इस देश, इस युवाओं के प्रति अपने कर्तव्य को बढ़ाया है, तो ध्यान में आता है कि किसी भी कैंपस में 10-5 कार्यकर्ताओं से काम नहीं चलेगा। अब हमको किसी भी कॉलेज कैंपस में कम से कम 30%, 35% वहां पढ़ने वाले छात्रों के बीच में अपने काम को ले जाना पड़ेगा।
अब हमको 10-5 कार्यकर्ता नहीं, हमको 100-200 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता महसूस पड़ रही है। तो हमारे कैंपसों में कैसे हमारे पास 150-200 कार्यकर्ता, हम जिस महानगर में कार्यक्रम कर रहे हैं उस महानगर में बुंदेलखंड का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो विद्यार्थी परिषद की इकाई है उसमें 216 दायित्वधारी कार्यकर्ता काम करते हैं। ये इकाई हमारे काम के लिए आदर्श कॉलेज यूनिट हो सकती है, नियमित यूनिट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं जहाँ बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। मुझे भी मालूम नहीं रहता, मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर मेरा केंद्र है, लेकिन कई बार मुझे भी मालूम नहीं रहता है और मैं पेपर में पढ़ के देखता हूँ कि आज मेरे संगठन के इस कॉलेज की इकाई ने ये कार्यक्रम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कार्यकर्ता इंतजार नहीं करता है, तो कार्यकर्ता अपने कैंपस के माहौल के अनुसार, कैंपस के वातावरण के अनुसार कार्यक्रम तय कर लेता है। लेकिन इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इस काम को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जो अलग अलग आयाम है, अगर उसके तरफ हम दृष्टि डालते हैं तो ध्यान में आता है कि आज समाज में विद्यार्थी परिषद के ऐसे आयाम के कार्य जो आज समाज में एक मॉडल के रूप में उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थी परिषद के आयाम इस समाज में लोगों के लिए रोल मॉडल हुए हैं। समाज में उस काम को, उस आयाम के परिणाम को जानकर समझकर उसको अपना रहे हैं। तो ध्यान में आता है कि अगर विद्यार्थी परिषद की जो काम है, विद्यार्थी परिषद की जो वॉइस है, विद्यार्थी परिषद की जो पहचान है, विद्यार्थी परिषद का जो बैलून है, अगर उस बैलून को बड़ा करना है, उस बैलून को प्रभावशाली करना है, विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों को, विद्यार्थी परिषद के आयामों को और प्रभावी करना पड़ेगा। उनको इस तरह ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो सेफ्टी का काम हो, चाहे वो एसएफएस हो, चाहे राष्ट्रीय कला मंच हो। आज एक विश्वविद्यालय की यूनिट राष्ट्रीय कला मंच के कार्यकर्ताओं ने इतने बड़े से कार्यक्रम को भी भव्य रूप दे दिया। अगर हम लोग अपने सभी लोग अपने अपने जिले में, सभी लोग अपने अपने नगरों में, अपनी अपनी इकाइयों में राष्ट्रीय कला मंच जैसे आयाम पर काम प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कॉलेज इकाई सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, इस प्रकार के व्यक्तित्व, इस प्रकार की पर्सनालिटी, इस प्रकार के छात्र निकल कर आगे आना प्रारंभ हो जाएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम देखते हैं किसी छोटी सी छोटी चीज को भी सोशल मीडिया किस प्रकार से बड़े रूप में प्रस्तुत कर देती है। इस सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि अगर एक गलत दिशा में जाती है तो देश को चलाने में भी सार्थक सिद्ध होती है। हम क्यों न विचार करें कि सोशल मीडिया का उपयोग देश के निर्माण में हो सके, इस सोशल मीडिया का उपयोग संगठन के विस्तार के लिए हो सके, इस सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे अच्छे विचारों के लिए हो सके। अभी हम लोगों ने अपने अपनी इकाइयों में सोशल मीडिया का दायित्व देना प्रारंभ किया है, लेकिन हमको लगता है कि केवल दायित्व देना ही पर्याप्त नहीं है। तो सोशल मीडिया का स्कोप क्या है? सोशल मीडिया के दायित्व मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या बननी चाहिए? सोशल मीडिया का कैसे सार्थक उपयोग हम अपने संगठन में कर सकते हैं? इस पर भी हम लोगों को बैठकर संगोष्ठी सेमिनार करके ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा उनका लाभ लेकर इस सोशल मीडिया के काम को भी अपने संगठन को बढ़ाने में उपयोग करना चाहिए। आज भी डिवीजन हो, एक डिवीजन हो, हर क्षेत्र में भी ऐसे इस अधिवेशन में MBBS की पढ़ाई करने वाले जब कभी समाज में धारणा थी कि विद्यार्थी परिषद में तो काम करने वाला जो स्टूडेंट है वो तो BA की पढ़ाई करता है, वो तो कॉलेज नहीं जाता है, उसको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं हो, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता है। लेकिन इसी अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के इसी 59वें अधिवेशन में MBBS की पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी भी 4 दिन बैठकर आपके बीच में ही ये अधिवेशन संपन्न कर रहा है। हमको लगता है कि विद्यार्थी परिषद के बदलते हुए स्वरूप का एक परिणाम है। हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये जानना भी पड़ेगा। ऐसे कितने डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कार्यकर्ता दिन रात काम करके इस अधिवेशन को सफल बना रहे हैं। जिस पैरामेडिकल कॉलेज में हम अधिवेशन कर रहे हैं वहां के लगभग 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अलग
इस संगठन के लिए दी है। हमको लगता है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद का काम बढ़ा है, स्वरूप बढ़ा है, उसी प्रकार के इसके तलेवर भी बदले हैं। ये भी लोगों को बताने समझाने की आवश्यकता इस समय महसूस होती है। अंत में मैं यही कहूंगा, इस विकट परिस्थिति में, इस इतनी ठंड में भी विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर अलग अलग कॉलेज कैंपसों से, अलग अलग जिलों से चलकर इतनी बड़ी संख्या में ये युवा तरुणाई इस महारानी लक्ष्मीबाई पैरामेडिकल कॉलेज झांसी में उपस्थित हुई है। और यहाँ हम सब लोग 4 दिन से राष्ट्र आराधना में लगे हैं। ऐसे प्रांत भर के आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। उसके आधार पर यहाँ जो चीजें हम लोगों ने 4 दिन में सीखी है, समझी है, यहाँ से बहुत कुछ चीजें लेकर हम जा रहे हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से सिविल सोल्जर के रूप में यहाँ से हम जाकर अपने अपने काम में लगकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस महायात्रा में देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के संकल्प को और दृढ़ कर पाएंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान आपको सामर्थ्य दे और शक्ति दे कि आप अपने काम में आगे बढ़ सके, आप सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।